रासायनिक विज्ञान के एक्स एंड पाई वीडियो लेक्चर सेशन में आज हम देखेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में। रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण के बारे में हम लोग आज फिर से पढ़ेंगे। एक पिछले जो वीडियो लेक्चर सेशन था उसमें हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रियाएं किस प्रकार से होती हैं, किसे हम लोग रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। रिएक्टेंट हमने देखा, प्रोडक्ट देखा हमने, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस भी हमने देखा। आज हम लोग ये देखेंगे जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है वो कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से उनको बांटा गया है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। विभिन्न प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो किस तरह के रिएक्शंस जो है किस प्रकार के होंगे, किसे हम लोग क्या कहेंगे, वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे सामने आता है वह है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रियाएं, जिसे हम लोग कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो आमतौर पर क्या होता है, इस संयोजन या संश्लेषण अभिक्रियाएं वह होती हैं जिसमें एक या अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, एक नए पदार्थ को बना देता है। यानी कि अगर आपका एक ए है और बी है, ये दोनों मिल करके सी बना दिया, इसे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है कि दो तत्व जो हैं, दो एलिमेंट जो हैं, उनके बीच कैसे अभिक्रिया होगी और वो दोनों कैसे मिलकर कॉम्बिनेशन रिएक्शन बनाएंगे। तो इसमें एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कार्बन और ऑक्सीजन का। कार्बन है, ये ऑक्सीजन गैस है, हम लोग जानते हैं। कार्बन ऑक्सीजन के साथ जब चलेगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब जलता है कार्बन, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है अपना प्रोड्यूस होता है। तो ये दो मिल करके एक बनाए, ये दोनों अलग अलग तत्व है और मिल करके एक यौगिक बनाए। अब एक तत्व और एक यौगिक के बीच में कैसे अभिक्रियाएं होती है वो हम लोग देख लेते हैं। तो हमारे पास एक तत्व और एक यौगिक के बीच में हम लोग देखेंगे तो इसमें एक कार्बन मोनोक्साइड का एग्जांपल ले लेते हैं। कार्बन मोनोक्साइड जो है ये अपना ऑक्सीजन के साथ अपना अभिक्रिया करेगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड हमें बना के देगा। और ये हम लोग इधर दो और इधर दो लगाए हैं बैलेंस करने के लिए। इसके साथ ही साथ दो या अधिक अगर यौगिक है तो उनके बीच में संयोजन अभिक्रियाएं जो हैं वो कैसे होगी। तो दो या दो से अधिक जब यौगिक रहेंगे, मान लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड है और वाटर है, H2O है, ये दोनों अलग अलग यौगिक हैं, ये दोनों मिलकर के कैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बनाएंगे, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे CaOH2 के रूप में। तो ये तीनों प्रकार के हो गए जहाँ पे दो तत्व मिल करके अभिक्रिया करके एक बना रहे हैं यौगिक, जहाँ एक तत्व और एक यौगिक मिल करके अभिक्रिया करके एक यौगिक बना रहे हैं, और जहाँ पे दो या दो से अधिक यौगिक मिल करके एक अभिक्रिया में एक अलग ही यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। आगे आते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए। इसे हम लोग वियोजन या अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो वियोजन या अपघटन क्रियाएं आमतौर पे क्या होता है, डिकम्पोजिशन से हम लोग को समझ में आ रहा है। डिकम्पोजिशन मतलब होता है कोई चीज़ टूटना, तो यही यहाँ पे है, डिकम्पोज हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो जैसे क्या होता है, जिसमें किसी यौगिक के जो है बड़े अणु, तो कोई एक यौगिक है उसका बहुत बड़ा अणु है, मॉलिक्यूल है, वो जो है टूटता है और दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनते हैं। दो या दो से अधिक जो है छोटे छोटे, यानी कि सिंपल जो है सिंपलर फॉर्म में जो कंपाउंड होते हैं वो बनते हैं, सिंप्लेक्स कंपाउंड बनते हैं यहाँ पे। और जिनका जो गुण जो होता है, जिनका जो नेचर जो होता है वो बिल्कुल मूल यौगिक से अलग होता है। तो क्योंकि अभिक्रिया हो रही है तो बिल्कुल जो नया कंपाउंड बनेगा उसका स्वभाव जो है पुराने वाले कंपाउंड से बिल्कुल अलग होगा। तो इसके उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, इसका जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और साथ में CO2 बनाता है। तो ये बड़ा कंपाउंड है, ये जो है टूट करके, ये बड़ा मॉलिक्यूल टूट के छोटे छोटे दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल में बट गया, इसे हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। एक और देख लेते हैं, पोटासियम क्लोरेट का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2KClO3 पोटासियम क्लोरेट जिसे बोलते हैं, यह जो है टूट करके 2KCl होगा और 3O2 में बदलेगा और ऑक्सीजन गैस यहाँ से लिबरेट कर जाएगा। जैसे ही आप पोटासियम क्लोरेट को लेंगे और इसको आप गर्म करेंगे, यह क्या होगा, अपघटित होकर के पोटासियम क्लोराइड बना लेगा। ये KCl जो है पोटासियम क्लोराइड है, ये बना लेगा और साथ ही में ऑक्सीजन गैस जो यहाँ से निकल जाएगा बाहर, लिबरेट हो जाएगा। उसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही आप कैल्शियम कार्बोनेट को लेंगे और इसको आप गर्म करेंगे, ये भी अपघटित होकर क्या होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा, क्विकलाइन जिसे हम लोग बोलते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका ऊपर की ओर निकल जाएगा, लिबरेट हो जाएगा। इसे हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। अगला जो हमारे पास रिएक्शन है वह है वैद्युत अपघटन।
वैद्युत अपघटन क्या होता है, इसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। जहाँ पे इलेक्ट्रिकल आ जाए चीज़ें, जहाँ पे विद्युत धारा आ जाए, उसे हम लोग वैद्युत अपघटन बोलेंगे यहाँ पे। तो वैद्युत अपघटन में क्या होता है, जैसे कुछ धातु जो होते हैं, इसके द्रवित ऑक्साइड और क्लोराइड जो होते हैं, ये विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपघटित हो जाते हैं। जैसे कुछ धातु के द्रवित रूप में ऑक्साइड और क्लोराइड जो होता है, उसमें अगर विद्युत धारा हम लोग अगर प्रवाहित करेंगे तो वह डिकम्पोज होना शुरू हो जाएंगे और वो टूटने लगेंगे। इस अभिक्रिया में धातु जो होता है, क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, वो एनोड वो कैथोड की तरफ चल जाता है, जो कि निगेटिव चार्ज होता है। और ऑक्सीजन जो होता है वो, या क्लोरीन जो है वो, क्योंकि गैस है, वो एनोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, टर्मिनल उस पे जाकर के अपने आप को जोड़ देता है, वहां जाके मुक्त हो जाता है, फ्री हो जाता है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जैसे देखते हैं NaCl नमक जो होता है, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस देख लेते हैं प्रक्रिया। 2NaCl है, तो यहाँ पर क्या हुआ, सोडियम जो है अपना धातु है, मेटल है, क्लोरीन क्या है अपना, ये अपना अधातु में आता है। तो इसमें अगर हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा को अगर हम लोग प्रवाहित कर देते हैं, तो ये NaCl जो है टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, 2Na बना लेगा और यहाँ पर Cl2 बन जाएगा। और Na जो है ये अपना कैथोड पे जाएगा, Na जो है अपना अपना कैथोड पे जाके जम जाएगा, और Cl2 जो है एनोड पे जाके जम जाएगा। अब इसी प्रकार से अगर हम लोग इसी प्रकार से जल का देखते हैं, जल का वैद्युत अपघटन देखेंगे। अगर H2O है, तो H2O में भी अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से गुजारेंगे और विद्युत धारा अगर हम लोग देंगे, तो विद्युत धारा अगर आप H2O में भी दीजिएगा, तो यहाँ पर से देने पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग को हाइड्रोजन गैस मिलेगा और साथ ही में ऑक्सीजन हम लोग को मिलेगा। ये भी आपका कैथोड पे जाके जम जाएगा हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन आपका एनोड पे जम जाएगा। इसे हम लोग वैद्युत अपघटन बोलते हैं। अब अगला है हमारा एकल विस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट नाम से ही हम लोग को समझ में आ रहा है, एक तरफ से दूसरे तरफ जाना। तो वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित कोई परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। यानी एक परमाणु जो है दूसरे यौगिक में जो परमाणु है उसे विस्थापित कर देता है, उसे हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो जैसे सबसे पहले देखते हैं किसी कम क्रियाशील धातु का अधिक के साथ कैसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। तो किसी कम क्रियाशील धातु का अधिक क्रियाशील धातु द्वारा विस्थापन कैसे होता है। किसी कम क्रियाशील धातु का अधिक जो होता है क्रियाशील धातु, अधिक क्रियाशील धातु जो है उसके द्वारा विस्थापन कैसे होता है। अधिक क्रियाशील धातु द्वारा विस्थापन यहाँ पे कैसे होगा हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल एक है, जैसे मान लेते हैं आयरन ले लीजिए और इसको कॉपर सल्फेट के साथ आप रिएक्शन करा दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, आयरन जो है ज़्यादा ये क्रियाशील है कॉपर के तुलना में, तो आयरन यहाँ पे सल्फेट को अपने पास लेके जोड़ लेगा और फेरस सल्फेट बना देगा और कॉपर जो है अलग हट जाएगा। तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, क्योंकि जो यहाँ कॉपर सल्फेट था वो क्या हुआ, वो अब पहले जो कॉपर के साथ था वो अब आयरन के साथ आ गया है। अब कम क्रियाशील अधातु जो है उसका यौगिकों से विस्थापन कैसे होता है ये देख लेते हैं हम लोग। कम क्रियाशील जो अधातु है उसके यौगिकों से विस्थापन कैसे होगा। तो एक एग्जाम्पल है इसमें सोडियम ब्रोमाइड का, 2NaBr होता है सोडियम ब्रोमाइड, प्लस Cl2 है, क्लोरीन है, ये आपका नमक बना देगा 2NaCl, प्लस ब्रोमीन बना देगा। यहाँ पे जो है आपका ब्रोमीन जो है, यहाँ पर जो ब्रोमीन जो है इसको क्या करेगा, ये ब्रोमीन से ज़्यादा जो है अधातु आपका कौन क्रियाशील है, क्लोरीन है, क्योंकि क्लोरीन आता है आपका ज़्यादा इनर्ट, आपका जो है रिएक्टिविटी सीरीज में क्लोरीन ऊपर आता है ब्रोमीन से, इस वजह से क्लोरीन जो है ब्रोमीन को हटा के खुद रिएक्शन कर लेगा सोडियम के साथ, तो ब्रोमीन जो है बाहर हो जाएगा। अब अगले में क्रियाशील धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन कैसे होता है। तो क्रियाशील जो धातु होते हैं उनके द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन का कैसे विस्थापन होगा हम लोग ये देखेंगे। यहाँ पे देते हैं धातु में हम लोग जिंक ले लेते हैं और इसका हम लोग सल्फरिक एसिड जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है उसके साथ हम लोग अभिक्रिया अगर करा दें तो ये हमें ZnSO4 बनाएगा, जिंक सल्फेट बना देगा और हाइड्रोजन गैस को आसानी से ये ऊपर लिबरेट करा देगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का विस्थापन इसने कराया।
अगला है अपना उभय विस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे पिछले बार देखे थे हाइड्रोजन यहाँ सल्फेट के साथ था, अब हाइड्रोजन जो है बाहर चला गया। इसी तरह से यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट था। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, सिंगल में एक यौगिक स्थान जो है विस्थापित होता था, डबल डिस्प्लेसमेंट में दो यौगिकों का परमाणु जो है उनका स्थान जो है विस्थापित होगा। यहाँ पे उभय विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय यानी कि आदान प्रदान करते हैं। तो दो यौगिक जो हैं अपने आयन्स का विनिमय कर देते हैं यानी एक्सचेंज कर देते हैं, और उनका आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं जिनका गुणधर्म पिछले यौगिकों की तुलना में बिल्कुल अलग होता है। जैसे हम लोग अगर देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, तो एग्जाम्पल है हमारा NaCl अगर हम लोग ले लें, नमक जो होता है, और AgNO3 ले लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट ले लेते हैं, और इसका रिएक्शन अगर हम लोग कराएंगे तो NO3 जो है यहाँ सोडियम से जुड़ जाएगा और क्लोरीन जो है Ag के पास आके जुड़ जाएगा। तो बन जाएगा हमारा NaNO3 और AgCl प्रेसिपिटेट, AgCl प्रेसिपिटेट ये बन जाएगा, जहाँ पे सोडियम जो है प्लस है, क्लोरीन हमारा माइनस होता है, Ag जो है सिल्वर मेटल है, धातु है, इसलिए प्लस रहेगा, NO3 अपना माइनस है। तो यहाँ पे भी सोडियम प्लस हो गया, NO3 माइनस, सिल्वर अपना प्लस है, क्लोरीन माइनस। तो हर जगह पे क्या है, आयनिक जो है बैलेंस है, ये आयनिक इक्वेशन के तौर पे है और ये बैलेंस हो गया है, क्योंकि सोडियम प्लस है तो इसको एक प्लस है तो इसको एक माइनस चाहिए था, तो अभी क्लोरीन मिल रहा था, क्लोरीन चला गया तो NO3 मिल रहा है। यहाँ पे सिल्वर प्लस था तो इसको एक माइनस NO3 का मिल रहा था, NO3 चला गया तो अब क्लोरीन मिल रहा है। इस वजह से ये रिएक्शन जो है सक्षम है अपने आप में, और इसी को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं अवक्षेपण प्रक्रिया यानी कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, अवक्षेपण प्रक्रिया क्या होती है वो देखते हैं। आमतौर पे कुछ ऐसी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिनमें कोई प्रतिफल जो है ठोस के रूप में विलयन से सॉल्यूशन से अलग हो जाता है। तो जब रिएक्शन होता है दो यौगिकों का या दो तत्वों का मान लेते हैं, या तत्वों का यौगिकों से मिल करके जब रिएक्शन होता है तब क्या होता है, जैसे उस रिएक्शन में जो प्रतिफल बनते हैं वो ठोस रूप में कभी कभी बनते हैं और वह विलयन से जो है अलग हट जाते हैं, यानी प्रेसिपिटेट बन करके नीचे जम जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो हैं अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहलाती है, यानी प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कहलाती हैं। और पृथक होने वाला जो होता है, जो अलग होने वाला जो ठोस पदार्थ होता है, उसे हम अवक्षेप यानी कि प्रेसिपिटेट नाम से जानते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। जैसे आपका NaCl है एक रिएक्शन, इसमें हम लोग AgNO3 ले लिए, सिल्वर नाइट्रेट ले लिए, इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे। तो हम इसके पहले भी एग्जाम्पल देखे थे, AgCl था जो कि वाइट प्रेसिपिटेट के तौर पे नीचे जम जाता है, और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बन के एक तरफ सॉल्यूशन अपना अलग रहता है और सॉल्यूशन के नीचे AgCl जम जाता है। अगला जो अपना केमिकल रिएक्शन है वह है उदासीनीकरण अभिक्रियाएं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है, न्यूट्रल हो जाना। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ यानी किसी क्षार के साथ, क्षार मतलब क्या होता है हम लोग जानते हैं, क्षार मतलब होता है बेस। तो जब एसिड और बेस मिलेगा तो हमेशा याद रखना है कि सॉल्ट बनाता है। तो उसी तरह यहाँ पर जब अम्ल जो है किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करेगा तो वहाँ पे सॉल्ट देगा और प्लस हमें वाटर देगा। तो लवण देगा, सॉल्ट देगा और हमें क्या साथ में देगा, वाटर देगा। और ये पूरे प्रक्रिया को, ये पूरे अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, जिसे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का हम लोग देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। एक एसिड ले लेते हैं HCl प्लस NaOH ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है ये स्ट्रॉन्ग एसिड ही है। और साथ ही में ये जब रिएक्शन में हिस्सा लेगा तो ये सोडियम क्लोराइड बनेगा, जो कॉमन सॉल्ट जो हम लोग घर में खाना बनाते हैं तो खाते हैं, प्लस H2O यानी जल। तो ये हो गया उदासीनीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का ये उदाहरण था। आगे देखते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटो मतलब होता है लाइट, केमिकल मतलब होता है रसायन, और रिएक्शन मतलब अभिक्रिया। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती हैं। मतलब ऐसा रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जहां पर हमें लाइट की आवश्यकता जरूर पड़ती है, प्रकाश की आवश्यकता जरूर पड़ती है, उसे हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन
कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस के मिश्रण को अगर हम लोग अंधेरे में रखें ना, जैसे H2 है और इसको Cl2 है, इसको हम लोग अंधेरे में रख दें तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। जैसे ही लेकिन इसको हम लोग सनलाइट में लाएंगे, रोशनी में लाएंगे, सनलाइट में जैसे ही आप इसको लाएंगे तो सनलाइट में लाते ही क्या होगा, ये जो है रिएक्ट करके HCl बना लेगा। उसी तरह से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। ये पूरी अभिक्रिया जो है दिन में ही होती है, जहाँ पे इसे रोशनी मिलता है। पेड़ पौधों को जहाँ रोशनी मिलेगा तब ये प्रक्रिया जो है हो पाती है प्रकाश संश्लेषण की। तो इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है पेड़ पौधे वृक्ष जो है वो लेते हैं, साथ में ये गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में पानी लेते हैं, जल लेते हैं जो कि लिक्विड के रूप में रहता है, सूर्य का प्रकाश लेते हैं यानी सूर्य की रोशनी लेते हैं, और सूर्य की प्रकाश लेने के बाद जो रिएक्शन आपका बनता है वो ग्लूकोज बनाता है C6H12O6 जो कि एक्वस होता है, और साथ ही में 6CO2 ऑक्सीजन जो है गैस यहाँ पे लिबरेट होता है। तो ये अपना प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण था जो कि प्रकाश संश्लेषण था, फोटोसिंथेसिस था। आगे हम लोग देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रियाएं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, इसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो आमतौर पे ये एक बहुत ही विशेष प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया होता है जो सदैव साथ साथ होता है। इसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं, इसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ऑक्सीकरण क्या होता है, अवकरण क्या होता है, ये दोनों अक्सर जो है साथ साथ चलता है, इसे हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रेड मतलब RED जो है इसका मतलब रिडक्शन हो गया, और OX जो है इसका मतलब ऑक्सीडेशन होता है। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन का क्या काम होता है और रिडक्शन का क्या काम होता है हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जो है ऑक्सीकरण क्या होता है यानी ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। तो याद रखिएगा हमेशा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ही खेल है पूरा। अगर ऑक्सीजन जुड़ता है किसी यौगिक से तो वो ऑक्सीकरण होता है, अगर हाइड्रोजन किसी यौगिक से निकलता भी है, हाइड्रोजन अगर माइनस भी हो रहा है तो भी वह ऑक्सीकरण ही कहलाता है। तो या तो ऑक्सीजन को जोड़ देंगे तब वह ऑक्सीकरण कहलाएगा, या तो हाइड्रोजन को हटा देंगे तब भी वह ऑक्सीकरण कहलाएगा। तो जो भी यौगिक से ऑक्सीजन अगर जुड़ता है तो भी वह ऑक्सीडेशन हुआ, या उसमें हाइड्रोजन निकला तो भी वह ऑक्सीडेशन ही होता है। इसी प्रकार से रिडक्शन होगा, रिडक्शन यानी अवकरण क्या होगा, अवकरण अभिक्रियाएं जो होती हैं ऑक्सीकरण के ठीक विपरीत होती हैं। ये एक ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन का संयोग होता है और किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। तो ये बिल्कुल विपरीत होता है ऑक्सीकरण का। आमतौर पे यहाँ पे अगर हाइड्रोजन अगर जुड़ रहा है किसी यौगिक से तो वह अवकरण होगा, और अगर ऑक्सीजन निकल रहा है तो भी यह अवकरण होगा। तो बिल्कुल ये अपोजिट होता है, उल्टा विपरीत होता है ये अवकरण जो है ऑक्सीकरण का। रेडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन जो होता है या ऑक्सीडेशन के बिल्कुल उल्टा होता है, और ठीक उसी तरह उल्टा कहें अगर हम लोग ऑक्सीडेशन जो रिडक्शन का अपोजिट होगा तो वो भी सही होगा। तो ऑक्सीकरण और अवकरण के बाद हम लोग देखते हैं दैनिक जीवन में हमारे पास ऑक्सीकरण या अवकरण जो है उनके प्रभाव क्या होते हैं। तो ये जो रेडॉक्स रिएक्शन है आमतौर पे ये साथ साथ ही चलता है। रेडॉक्स रिएक्शन जो हमारा होता है काफ़ी मात्रा में साथ साथ ये चलता है। जैसे कि हम लोग देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा ऑक्सीकरण का एक एग्जांपल देख लें। अगर आप ऑक्सीकरण को देखें तो कार्बन और ऑक्सीजन का हम लोग देखे थे C+O2 था, यहाँ पे कार्बन के साथ अभी ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन जब ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा तो यहाँ ऑक्सीजन आ जाएगा, तो यानी कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ। और इसी में अगर हम लोग देखते हैं सल्फर के साथ ऑक्सीजन मिलाएंगे तो वो भी आपका सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीकरण हो गया। अब अगर हाइड्रोजन निकाल देते हैं किसी से तो भी वहाँ पे उसका ऑक्सीकरण होगा। जैसे हाइड्रोजन निकालने वाले में हम लोग देख लेते हैं एक, जैसे मान लेते हैं 4 है HCl प्लस MnO2 मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, और ये जो रिएक्शन होगा ये हमें देगा मैग्नीशियम डाइक्लोराइड प्लस 2H2O देगा, और साथ ही में हमें क्लोरीन गैस देगा जो कि उड़ जाएगा ऊपर। तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन के साथ पहले H था, लेकिन अब यहाँ पे क्लोरीन के साथ H
नहीं है, जिस वजह से हम लोग क्लोरीन का कह सकते हैं, क्लोरीन के साथ H हटा तो क्लोरीन ये अपना यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑक्सीडाइज हो गया। तो क्लोरीन से H हटा, ये भी एक एग्जाम्पल है ऑक्सीडाइज का। और हाइड्रोजन के साथ आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा है, ये भी ऑक्सीडाइज आपका हुआ है। अगला अपना है अवकरण। जो अवकरण का हम लोग उदाहरण देख लेते हैं, जो कि ऑक्सीकरण का बिल्कुल उल्टा है। तो H2 होता है प्लस O2 होता है, और ये आपको बना के देता है जल 2H2O। अभी यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि ये अवकरण हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ आपका हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन अब हाइड्रोजन आ गया, इसीलिए इसका क्या हो गया, अवकरण हो गया। क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन का अवकरण हो गया, और ऑक्सीजन का अवकरण होने से जल का निर्माण हुआ। तो क्लोरीन और देख लेते हैं, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी H2 प्लस Cl2। यहाँ पे देखिए क्लोरीन के साथ कहीं हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन जैसे ही ये HCl बनेगा, एसिड बनेगा, तो क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन आ गया, यहाँ भी इसका अवकरण हो गया। अब ये जो है बिल्कुल साथ साथ चलता है। साथ साथ क्यों हमने बोला कि ये अधिकतर जो है साथ साथ चलता है, रासायनिक अभिक्रिया, रिडॉक्स रिएक्शन। इसको रिडॉक्स क्यों बुलाता है, क्योंकि एक रिएक्शन है, अगर हम लोग गौर से देखेंगे तो बहुत छोटा सा एक रिएक्शन है। कॉपर ऑक्साइड है, TuO है, प्लस हमारा हाइड्रोजन होता है, H2 होता है, और ये जो है हमें देता है Cu प्लस H2O। तो यहाँ पर देखिए कॉपर के साथ अभी ऑक्सीजन है, और यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो ये जो है अपना जो कॉपर के साथ ऑक्सीजन हट गया है, यहाँ पे इसका क्या हो गया, तो इसका अवकरण हुआ। ठीक, और ये हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, अब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिल गया, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, यानी ऑक्सीकरण हुआ। यहाँ पे रिडक्शन था, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ। तो आगे देखते हैं हम लोग दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण या अवकरण के प्रभाव क्या होते हैं। सबसे पहले भोजन का पचना, जो डाइजेशन ऑफ फूड होता है, ये भी ऑक्सीकरण या अवकरण के ही कहीं ना कहीं प्रभाव होता है। तो मुख्यतः जो हम लोग जो भी खाना खाते हैं, जैसे रोटी, दूध, या जो भी साग सब्जी या ब्रेड बटर हम लोग जो भी खाएं, ये सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट मेनली होता है। चावल वगैरह सब में कार्बोहाइड्रेट होता है, और जब कार्बोहाइड्रेट जब पचता है तो आमतौर पे यह स्टार्च में यानी पॉलीसेक्राइड बनता है। पहले क्या होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है अपना, कार्बोहाइड्रेट हम लोग इनटेक कर रहे हैं, ये ब्रेक डाउन होना शुरू होगा, डिकम्पोज होगा, स्टार्च में बदलेगा, जो कि पॉलीसेक्राइड के रूप में रहता है, और फिर ये आगे जाके और ब्रेक डाउन होता है, और ये ग्लूकोज का रूप ले लेता है। जो हम लोग आमतौर पे ऑक्सीजन जो इनटेक करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन गैस जो हम लोग अंदर लेते हैं, तो ये ऑक्सीजन गैस क्या करता है, एक रिएक्शन कराता है अंदर में। C6H12O6 जो ग्लूकोज है, इसके साथ ये 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है रिएक्शन कराता है, और हमें जो है 6CO2 बनता है, जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज करते हैं ये बनता है, प्लस 6H2O वाटर का मॉलिक्यूल बनता है, और साथ ही में एनर्जी आता है, जो कि ATP के फॉर्म में होता है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। तो ये आपका एनर्जी का जो होता है रूप होता है। तो इस तरह से हम लोग जो है एनर्जी को हम लोग यूज़ करते हैं, ये एनर्जी काउंटर के रूप में इस्तेमाल होता है ATP। तो ये जो भोजन का पचना है, ये डाइजेशन ऑफ फूड है, यहाँ पर भी एक रिएक्शन आपका होता है, ये भी आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वजह से ही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब गौर से, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी होगा और आपका रिडक्शन भी होगा इस पूरे रिएक्शन में। तो यहाँ पे O के साथ देखिए अभी हाइड्रोजन नहीं है, O के साथ हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे यहाँ पे कार्बन के साथ आपका ऑक्सीजन नहीं था, देखिए यहाँ कार्बन के साथ ऑक्सीजन एक अलग आ गया। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन आपका हिस्सा लिया। ऑफ फूड, तो भोजन जो दुर्गंधित होता है उसी को बोलते हैं रेंसिडिटी ऑफ फूड। तो रेंसिडिटी ऑफ फूड जो होता है हमारा, वो आमतौर पे क्या है कि जब बहुत दिनों तक हम लोग जब खाना वगैरह को, भोजन को हम लोग छोड़ देते हैं, तो बहुत दिन तक खाना छोड़ने के बाद उसमें क्या होता है, धीरे धीरे जो वसा होती है, फैट्स होता है या ऑयल होता है, तेल जो और वसा है, वो सब क्या होती है, हवा में जो ऑक्सीजन होता है, हवा में जो ऑक्सीजन जो आता है, उसके साथ ये रिएक्शन अभिक्रिया करके इस भोजन को डिकम्पोज करना शुरू कर देता है। तो इस वजह से क्या होता है, ये खाना जो है पहले जो अच्छा महकता था, बहुत प्लीजेंट स्मेल करता था, ये बहुत ही अनप्लीजेंट हो जाता है। ये जो है उस तरह का टेस्ट ही नहीं रहता जैसा इसका पहले टेस्ट होता था।
तो आमतौर पे ये खाना जो खराब हो जाता है, इसको बचाने के लिए भी कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग कर सकते हैं। जैसे जो चिप्स वगैरह हम लोग देखते हैं जिस पैकेट में पैक होता है, उसमें से नॉर्मल एयर हटा करके नाइट्रोजन गैस को फिल किया जाता है। तो उसी तरह से जहाँ पर ऑक्सीजन को अगर हम लोग हटा दें तो रेंसिडिटी को हम लोग रोक सकते हैं काफ़ी हद तक। तो हम लोग क्या करते हैं कि एयर टाइट कंटेनर का इस्तेमाल करें। एयर टाइट कंटेनर, अगर हमारे पास डब्बा है एयर टाइट, तो वहाँ पे खाना कम सड़ेगा या जल्दी नहीं खराब होगा। दूसरा, हम लोग नाइट्रोजन गैस हम लोग फिल करके रखें। तो पैकेट वगैरह में नाइट्रोजन गैस फिल रहता है बिस्किट या आपका चिप्स वगैरह का, इसलिए वो ख़राब नहीं होते जल्दी। दूसरा में क्या होता है, जैसे तो भोजन को हम लोग रेफ्रिजरेटर वगैरह जो फ्रीज होता है हमारे यहाँ घर पे, उसमें भी रख सकते हैं, क्योंकि उसमें तापमान इतना कम होता है कि वो जल्दी अभिक्रिया करने देता नहीं है। तो वहाँ भी अभिक्रिया होता है, सड़ते हैं खाने, भोजन जो है खराब होती है, लेकिन काफ़ी धीरे होता है, क्योंकि वहाँ पे तापमान ज़्यादा नहीं रहता, इसलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो काफ़ी कम होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा तो अधिक समय के बाद खाना खराब होगा, नॉर्मली अगर हम लोग बाहर रखेंगे उसके तुलना में। इसलिए गर्मी दिन में जो तापमान ज़्यादा रहता है तो खाना वगैरह जो है, भोजन जो है जल्दी खराब हो जाते हैं। अगला जो अपना जो टॉपिक आता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वजह से, वह है अपना कोरोजन। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग आए दिन हम लोग हमेशा अपने जीवन में देखे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग जरूर देखे होते हैं, लोहे में जंग लगना। तो आमतौर पर लोहे में जो जंग लगता है वह क्यों लगता है, क्योंकि जब भी नॉर्मल एयर के कांटेक्ट में कोई लोहा रहता है, आयरन का मटेरियल रहता है, तो ये संक्षारण क्यों होता है। जब भी लोहा का जो मटेरियल वगैरह रहता है, तो अगर हम लोग हवा में अगर हम लोग छोड़ देते हैं, तो हवा के कांटेक्ट में अगर लोहा आता है, तो वहाँ पे हवा के कांटेक्ट में आते ही लोहा जो है रिएक्शन करता है। कब? जब प्रेजेंस रहेगा वहाँ पे H2O का, यानी कि वाटर का जो मॉलिक्यूल है वहाँ प्रेजेंस रहना चाहिए। और जो नॉर्मल एयर है हम लोग को पता है उसमें जल वाष्प होते हैं, और कहीं कहीं क्षेत्र में जो है बहुत ज़्यादा पानी, हवा में जो है नमी होती है, आर्द्रता बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे जल वाष्प की मात्रा और ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे जो है कोरोजन और ज़्यादा होता है तेज़ी से। और सूखे जगह पे, ड्राई जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लेस होते हैं, वहाँ पे जल्दी आपका कोरोजन नहीं होता है, थोड़ा धीरे होता है लेकिन धीरे होता है। लेकिन कई जगह ऐसे हैं जो जहाँ पे आपका हवा में जो है बहुत ज़्यादा नमी होने के कारण वहाँ पे कोरोजन जो है, संक्षारण जो होती है, ये बहुत तेज़ गति से होती है। और कोरोजन होने के लिए ज़रूरी है ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना और वाटर मॉलिक्यूल का प्रेजेंस होना। तो कोरोजन हम लोग कैसे रोक सकते हैं, तो हम लोग पेंट कर सकते हैं। कोई भी सामान अगर हमारा जंग लगने वाला है तो उसको हम लोग बाहर से पेंट कर दे, तो पेंट करने से क्या होगा कि हवा के कांटेक्ट से वो डायरेक्ट नहीं आएगा, जिस वजह से वो क्या होगा, उसमें जंग नहीं लगता। इसलिए हम लोग घर के जो सामान होते हैं, जो लोहे वगैरह के बने होते हैं, उसे हम लोग पेंट करते रहते हैं और उसे हम लोग कोरोजन से बचा के रखते हैं। या उसको हम लोग एलॉय का इस्तेमाल करें। एलॉय में क्या होता है कि लोहे का एलॉय है तो उसमें भी जल्दी जंग नहीं लगता। जैसे स्टील का प्लेट में हम लोग खाते भी हैं, उसको रोज़ धोते भी हैं, लेकिन उसमें जंग नहीं लगती, क्योंकि उसमें 10% क्रोमियम होता है, थोड़ा मात्रा उसमें नाइक्रोम का होता है, और आयरन होती है, और अल्मोनियम का भी कुछ मात्रा होता है, इस वजह से उसमें जंग नहीं लग पाता। अगला जो अपना आता है, अगला दहन की क्रिया होती है, कंबसन होता है। तो कंबसन हमारा क्या होता है, आमतौर पे दहन की जो क्रिया जो होती है वो क्या होता है, हमारे दैनिक जीवन में जो है कई सारे दहन की क्रियाएं हमें दिखाई देती हैं। जैसे जो होता है जलावन के रूप में हम लोग लकड़ी का उपयोग करते हैं, या कोयला का, या केरोसिन तेल का, या एलपीजी जो होती है उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो कोयला का अगर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर हम लोग एलपीजी गैस हम लोग जलाते हैं जिस पर खाना पकाते हैं, या फिर हम लोग केरोसिन तेल, डीजल, पेट्रोल, ये सब का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सभी चीज़ का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जलाने के लिए, लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं जलाने के लिए। तो इन सब का जो उपयोग है कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को मदद करती है। इन सभी पदार्थों के जलने में जो है ऑक्सीकरण और अवकरण की अभिक्रियाएं होती है। ये सब जो पदार्थ आपका जलते हैं तो कहीं ना कहीं आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के संपर्क में ही कोई चीज़ जल सकता है, ये हमें पता है, बिना ऑक्सीजन के जलना असंभव है। तो कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी करेंगे और रिडक्शन रिएक्शन भी करते हैं, यानी कि ऑक्सीकरण भी करेंगे और अवकरण भी करेंगे। तो आज हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने ये देखा था कि रिएक्शंस जो है कितने तरह का होता है। तो सबसे पहले देखा कम्बिनेशन रिएक्शन होता है, जो कि कंबाइन होकर के बनता है, जब दो अभिकारक या दो से अधिक अभिकारक एक साथ जुड़ करके, चाहे वो तत्व या यौगिक के रूप में हो, जुड़ करके जब एक बनाते हैं
तो उसे एक प्रतिफल देते हैं, तो उसे हम लोग कम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग कम्बिनेशन रिएक्शन के बाद हमने देखा कि कम्बिनेशन रिएक्शन के बाद जो है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया के बाद जो है हमारा वियोजन या अपघटन क्रिया क्या होता है। तो वियोजन या अपघटन क्रिया को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, जहाँ पे एक बड़ा यौगिक का जो अणु है वह टूट करके छोटे छोटे सिंपलर फॉर्म में कैसे यौगिक बनाएगा, सिंपलर फॉर्म में कैसे कंपाउंड बनाएगा, सिंपलेस्ट कंपाउंड ये कैसे बना देगा, इसके बारे में हमने देखा। फिर हमने इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस देखा कि जल को और या साधारण नमक जो है इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस से कैसे अलग कर सकते हैं, विद्युत धारा उसमें हम लोग प्रवाहित करके। फिर हमने सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखा, जिसे हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते थे। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में हमने जाना, जिसे हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, जिसमें क्या होता है कि एक यौगिक का जो है परमाणु जो है दूसरे यौगिक के परमाणु के जगह पे या दूसरे तत्व में जुड़ जाता है, और जो नया यौगिक बनता है उसका जो गुणधर्म है बिल्कुल अलग होता है पुराने यौगिक से। फिर इसके बाद जो है हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट देखे थे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था कि दो यौगिक के जो आयन हैं वो दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेते थे, आपस में आदान प्रदान कर लेते थे और नया यौगिक बनाते थे जिसका गुणधर्म बिल्कुल पुराने वाले के तुलना में अलग होता था। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते थे। उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है जहाँ पे दो यौगिक का जो है परमाणु जो होते हैं, आयन जो होते हैं, वह जो है डिस्प्लेस हो जाते हैं, अपने जगह से वो विस्थापित हो जाते हैं और दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और नए प्रतिफल देते हैं। जो नए प्रतिफल में जो यौगिक बनता है उसका स्वभाव बिल्कुल पुराने वाले अभिकारकों से अलग होता है। उसके बाद हम लोग अवक्षेपण क्रियाएं देखे थे। अब अवक्षेपण अभिक्रिया जो होती है वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन थी, जब हम लोग देखे कि AgCl जो है कैसे जम गया सोडियम नाइट्रेट में। तो जब नीचे कोई रिएक्शन होता है उसमें ठोस के रूप में जब कुछ नीचे जम जाता है तो उसे हम लोग AgCl, जैसे यहाँ AgCl सिल्वर क्लोराइड जम गया था, उसी तरह से अगर कुछ जम जाता है ठोस के रूप में पदार्थ किसी अभिक्रिया के बाद तो उसे हम लोग प्रेसिपिटेशन कहते हैं और इसी रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने देखा, उदानीसीकरण अभिक्रिया भी हमने देखा। तो उदानीसीकरण अभिक्रिया क्या होती है? उदानीसीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षार यानी एसिड और बेस जो है ये मिलकर के लवण बनाता है, सॉल्ट बनाता है और साथ ही में जल को देता है। एक ये भी हम लोग देख लिए। फिर इसके बाद हमने ऑक्सीडेशन देखा, जहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन हटता है, दोनों तरीके से ऑक्सीडेशन हो सकता है। फिर हमने रिडक्शन देखा, जिसे हम लोग अवकरण बोलते हैं। यह ऑक्सीडेशन का ठीक विपरीत होता है, जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन हटता है। और इनके साथ हमने ये भी देखा कि दैनिक रूप में, दैनिक जीवन में हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल होता है। तो जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, खाने के पाचन में भी हमारा ऑक्सीकरण और अवकरण होता है। फिर रेंसिडिटी, जो खाना जो सड़ता है वहाँ पर भी हमने देखा कि ऑक्सीकरण और अवकरण की प्रक्रिया कहीं ना कहीं होती है। फिर उसको बचाने का तरीका देखा। कोरोजन, जो जंग लगता है वो भी कहीं ना कहीं इसी के वजह से लगता है। जंग लगने के पीछे जो कारण है वो भी यही है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, उसको कैसे बचाना है वो भी हमने देखा। फिर कंबसन, जो जलता है, कोई भी सामान, कोई भी वस्तु हम लोग जलाते हैं, कोई भी ज्वलनशील पदार्थ जो हम लोग जलाते हैं, दहन की क्रिया करते हैं, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। तो आज के वीडियो लेक्चर सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं एक्शन पाई के अगले वीडियो लेक्चर सेशन में। धन्यवाद।